हेलो फ्रेंड्स, साइंस बाय अभिषेक फुलवारिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बीएससी फाइनल ईयर के केमिस्ट्री वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और दोस्तों, आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि मैं आपको याद कैसे करना है वो भी आपको इसी वीडियो में मैं बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि फाइल पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे याद करनी है, क्या पढ़ना है, पूरा इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आपको फाइल जो है, इसमें से आपको यानी कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, इसमें से आपके 95% चांस यही है कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी 5% आपके कर्म, भले वो सर कहीं से भी पूछ सकते हैं, थ्योरी से पूछ सकते हैं, वो उनकी इच्छा है, लेकिन 95% चांस यही है कि आपको वाइवा जो है वो फाइल से पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है अपने को ध्यान रखना है, सबसे पहले तो पढ़ना क्या है। सूत्र अपने को दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, इसको फर्स्ट प्रायिकता, यानी कि सूत्र अपने को जितने भी फाइल में आए हैं सब याद करना है। और मैं अभी आपको याद करवाऊंगा कैसे याद करना है, वो मेरे को पता है और मैं आपको भी बताता हूँ कैसे याद करना है। तो सबसे पहले तो सूत्र याद होना चाहिए। दूसरा, आईयूपीएसी नाम, जो इनके सूत्र है इनके आईयूपीएसी नाम भी अपने को याद होना चाहिए। और रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें अपने रासायनिक अभिक्रिया में है लवणों के निर्माण, जैसे कि वो है ना माइक्रोकॉस्मिक लवण, क्रिस्टल निर्माण, जो भी हमने इसमें प्रिपरेशन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएँ, ये फर्स्ट प्रायोरिटी। इतना अगर अपन याद करते हैं तो लगभग 90% में हर स्टूडेंट को एक सवाल ये जरूर पूछा गया है, सूत्र और रासायनिक अभिक्रिया का। वहाँ जाते ही आपको फाइल पकड़ा दी जाएगी, उस पर पेन से आपको बोलेगा कि आप लिखिए, सूत्र लिखिए, जैसे कि बेंजोइक एसिड का सूत्र लिखिए, अल्फा नेप्थोल का सूत्र लिखिए। मतलब फाइल पे आपको खुद को लिख के आपको बताना पड़ेगा। तो ये हो गए सूत्र और आईयूपीएसी। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। इनसे बात लगभग 90% चांस में नहीं पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न इसी में पूछे जाएंगे। और बाकी आप फाइल पढ़ लेना, मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करना है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं सूत्र की बात करें यदि, तो द्विअंगी मिश्रण के सूत्र देखते हैं। मतलब इसमें फाइनल ईयर में द्विअंगी मिश्रण है, जिसमें ये जो सूत्र आए हुए हैं 6 प्रकार के सूत्र है। ये सबसे पहले देखते हैं सूत्र में अल्फा नेप्थोल। ये दोस्तों अल्फा नेप्थोल की संरचना है, ये ऑक्जेलिक एसिड COH है, COH 2 बार है और 2H के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये अपने को जरूर रूप से याद रखना है। नेक्स्ट है नेप्थलीन। 2 बेंजीन रिंग अगर आपस में जुड़ी होती है तो उसे नेप्थलीन कहते हैं। याद करने का तरीका मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया नेप्थलीन, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती है। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड। दोस्तों, बेंजोइक एसिड में क्या होता है, बेंजीन रिंग पर COOH समूह जुड़ा होता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जो होता है वो बेंजीन रिंग पर जुड़ा होता है, इसी को अपन बेंजोइक एसिड कहते हैं। आईयूपीएसी नाम भी इसका यही है, ये सभी आईयूपीएसी नाम ही है इनके। नेक्स्ट है मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन। मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन कुछ नहीं है, बेंजीन रिंग है जिस पर एकांतर क्रम में अपने को 2 नाइट्रो समूह कहीं पे भी आप जोड़ सकते हो। नाइट्रो मतलब NO2 होता है, तो NO2 समूह जो है वो आप कहीं पे भी बेंजीन रिंग पर एकांतर क्रम में एक छोड़कर एक में जोड़ने हैं, 2 नाइट्रो समूह जोड़ने हैं, उसे अपन बोलेंगे मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन। और नेक्स्ट है अल्फा नेप्थोल, जो कि ये इस प्रकार है दोस्तों, अल्फा नेप्थोल नहीं बीटा नेप्थोल। अल्फा नेप्थोल तो दोस्तों ऊपर अपने देखा था, जिसमें OH समूह फर्स्ट कार्बन पे था, और बीटा नेप्थोल में, ये अल्फा नेप्थोल में OH समूह फर्स्ट कार्बन पे है, जबकि बीटा नेप्थोल में OH समूह जो है ये सेकेंड कार्बन पे उपस्थित है। तो अभी आपको याद कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, सूत्र कैसे आपको याद रहेगा। सबसे पहले दोस्तों अपने को एक स्ट्रक्चर याद रखनी है नेप्थलीन की। किसकी? नेप्थलीन, जिसमें 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई पाई जाती है। ये इतना संरचना आपको बना देनी है। फिर यहाँ पे बनाना है डबल बंद। ठीक है, बीच वाली लाइन पे डबल बंद होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, फिर इस तरह। ये नेप्थलीन की संरचना है। नेप्थलीन की संरचना इतनी ही है, इसको अपन नेप्थलीन कहते हैं। ये बंद आप यहाँ बनाओ या यहाँ पर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बंद 2 ही होने चाहिए, एक ये या फिर एक ये और एक ये। ठीक है, कोई भी रिंग में आप बना सकते हो। तो ये नेप्थलीन की संरचना आपको याद होने के बाद में आप इससे 3 संरचनाएं एक साथ याद करोगे। तो ये नेप्थलीन आपको याद हो गई है। नेप्थलीन क्या थी, ये अपन ने इस प्रकार से नेप्थलीन की संरचना याद कर दी। अब यदि यहाँ पर OH है तो उसको बोलेंगे अल्फा नेप्थोल। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पर OH है तो अल्फा नेप्थोल इसको बोला जाता है। और वहीं अगर इस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं बीटा नेप्थोल। ये हो गई 3 नेप्थलीन संरचना, बाद में अल्फा नेप्थोल, फर्स्ट कार्बन पे OH, और यदि इस पे OH है तो उसको बोलते हैं बीटा नेप्थोल। ठीक है, और ये दोस्तों आपको अगर वहाँ पे बनानी हो तो मैं तो कहता हूँ आप अगर याद रहे तो बढ़िया है बॉन्ड, वरना आप सीधा इसमें बेंजीन रिंग में गोला बना देना, ये भी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं करता है इसको। ठीक है, तो बेंजीन रिंग में आप गोला भी बना सकते हो।
यहाँ पर OH है तो अल्फा नेफ्थोल, यहाँ पर OH है तो बीटा नेफ्थोल, ठीक है। और या कोई OH नहीं हो, दोनों OH नहीं है तो वो बेंजीन रिंग जो होगी उसको अपन बोलेंगे नेफ्थलीन। 2 बेंजीन रिंग इस प्रकार बना देना आपको, तो ये हो जाएगी नेफ्थलीन की संरचना, ठीक है। ये अपनी स्ट्रक्चर देख ली अपन ने। और बाद में स्ट्रक्चर ये 3 तो ये हो गए, बीटा नेफ्थोल जिसमें OH दूसरे कार्बन पे, अल्फा नेफ्थोल जिसमें OH फर्स्ट कार्बन यहाँ पर, और नेफ्थलीन की संरचना ये। नेक्स्ट आता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल की संरचना दोस्तों कुछ इस प्रकार है, जिसमें 2 COOH समूह यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं, उसे अपन कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। और इसमें 2H2O साथ में जुड़ा हुआ होता है, ये अपने को याद रखना है। काफ़ी लोग सूत्र अगर पूछा जाता है तो सिर्फ ये लिखते हैं, सिर्फ ये दोस्तों गलत माना जाता है। अपने को 2H2O साथ में लिखना है, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड की संरचना है COH COH, 2 COH है और साथ में 2H2O जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल। आपको सिंपल याद ही हो चुका है, बेंजोइक अम्ल आपको याद हो गया दोस्तों, क्योंकि बेंजीन रिंग पर क्या है COOH समूह या कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह उपस्थित है, इसको ऊपर बेंजोइक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन जो है दोस्तों उसमें कुछ नहीं है, अभी हमने बताया था, दोनों 2 कार्बन पे, किसी भी कार्बन पे 2 जगह पर नाइट्रो समूह यानी कि NO2 समूह अपने को जोड़ना है। भले वो किसी भी कार्बन पे आप जोड़ सकते हो, एक छोड़कर एक होना चाहिए, ठीक है। ये बंद आपको अगर याद रहे तो ठीक है, वरना आप इस बेंजीन रिंग में गोला करके बना सकते हो, कोई गलत नहीं करता है। ये NO2 यहाँ पर जोड़ दो, ये NO2 यहाँ पर होगा तो भी ये मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन ही है, ठीक है। तो ये हो गए अपने, सबसे पहले अपन ने देख लिए संरचना यानी कि सूत्र। अगर नेक्स्ट अपन देखते हैं क्रिस्टल निर्माण वाले यौगिकों का सूत्र, ठीक है। तो क्रिस्टल निर्माण के इसमें अपने क्रिस्टल निर्माण या फिर इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन एंड ऑर्गेनिक प्रिपरेशन, इसमें दोस्तों 4 है अकार्बनिक और 3 है कार्बनिक, यानी कि टोटल 7 प्रकार के अपने को क्रिस्टल निर्माण दिए गए हैं कोर्स में BSc फाइनल में। तो इनके सूत्र अपने को याद रखने पड़ेंगे। क्रोमेलम यानी कि फिटकड़ी, FAS यानी कि फेरस अमोनियम सल्फेट, और माइक्रोकॉस्मिक लवण एंड फेरस सल्फेट, ये 4 तो है दोस्तों अकार्बनिक। इनके सूत्र पक्के पूछ जाएंगे, पक्के। मतलब ये जो अभी सूत्र मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको सूत्र रटे हुए होने चाहिए। सूत्र 99% पूछने के चांस है, और प्रत्येक स्टूडेंट को एक सूत्र जरूर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बनिक। कार्बनिक में है दोस्तों एसिटेनिलाइड, पैरानाइट्रो एसिटेनिलाइड और आयोडोफॉर्म। ये जो है ये कार्बनिक है, ये अकार्बनिक है। इनके सूत्र अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें फर्स्ट है क्रोमेलम, या जिसे कहते हैं फिटकड़ी, ठीक है। तो फिटकड़ी या क्रोमेलम जो है दोस्तों उसका सूत्र होता है K2SO4, ये K2SO4, बाद में Cr2SO4 होल थ्राइस, क्या K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। ये इसका सूत्र है। अब इसका IUPAC नाम भी अपने को याद होना चाहिए फिटकड़ी का, यानी कि क्रोमेलम का नाम सिंपल है K2SO4, इसको अपन बोलेंगे पोटेशियम सल्फेट, तो ये हमने लिख दिया पोटेशियम सल्फेट। बाद में Cr2SO4 होल थ्राइस, इसको बोला जाता है क्रोमियम थर्ड सल्फेट, क्योंकि SO4 कितने हैं 3 है, तो Cr2SO4 होल थ्राइस, तो ये क्रोमियम थर्ड सल्फेट। बाद में 24H2O है, इसका नाम भी साथ में लिखना है, ठीक है। तो 24 के लिए प्रयुक्त किया जाता है वर्ड दोस्तों आइकोसा, ठीक है, टेट्रा आइकोसा। 24 यानी कि 24 है, तो 20 के लिए दोस्तों विज्ञान में प्रयुक्त किया जाता है, केमिस्ट्री में आइकोसा। 20 कार्बन हो तो उसमें आइकोसा प्रयुक्त किया जाता है, और +4 है इसके लिए टेट्रा, तो 20 और 4 24, 24 के लिए टेट्रा आइकोसा, यानी कि पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम थर्ड सल्फेट, बाद में टेट्रा आइकोसा हाइड्रेट। या दोस्तों कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा जाता है पोटेशियम क्रोमियम, मतलब दोनों को साथ में लिख दिया पहले, ये पोटेशियम ये क्रोमियम, दोनों का क्या है सल्फेट है, तो पोटेशियम क्रोमियम थर्ड है, तो पोटेशियम क्रोमियम थर्ड सल्फेट टेट्रा आइकोसा हाइड्रेट, या पोटेशियम सल्फेट क्रोमियम सल्फेट टेट्रा आइकोसा हाइड्रेट। ये हो गया क्रोमेलम का सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं FAS यानी कि फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। तो FAS इसे अपन फेरस अमोनियम सल्फेट पढ़ते हैं, इसे भी अपन ऐसे पढ़ सकते हैं फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट हेक्सा हाइड्रेट, मतलब ये फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट हेक्सा हाइड्रेट, या ऐसे भी पढ़ते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, मतलब दोनों को साथ में पढ़ लिया पहले, फेरस और अमोनियम, बाद दोनों है क्या सल्फेट है, और जल के अणु है 6, तो 6 के लिए प्रयुक्त होता है हेक्सा, तो फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्सा हाइड्रेट, ये किसका फॉर्मूला है फेरस अमोनियम सल्फेट का।
वाइवा में ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि इसका अन्य नाम क्या है, या मोर लवण का फॉर्मूला लिखिए। तो ये भी सेम है, मोर लवण या मोहर लवण दोनों एक ही चीज़ है, फेरस अमोनियम सल्फेट को कहते हैं। ये दूसरा अकार्बनिक यौगिक। थर्ड अकार्बनिक यौगिक है दोस्तों माइक्रोकॉस्मिक लवण। क्या है माइक्रोकॉस्मिक लवण? माइक्रोकॉस्मिक लवण दोस्तों ये है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या? सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये सोडियम का हमने लिख दिया Na, बाद में अमोनियम का NH4, NaNH4, हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है दोस्तों HPO4। तो सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को अपन क्या लिखेंगे? NaNH4 बाद में HPO4.4H2O, यानी कि टेट्राहाइड्रेट। सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट टेट्राहाइड्रेट। क्या? सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट टेट्राहाइड्रेट को कहते हैं माइक्रोकॉस्मिक लवण, जो कि मूत्र में पाया जाता है। ठीक है। और फोर्थ नंबर जो है वो है फेरस सल्फाइड। अब होशियार आदमी क्या करते हैं, ज़्यादातर 90% लोग जो है यही लिख देते हैं FeSO4, यानी कि यही है फेरस सल्फेट, लेकिन ये गलत है। इसमें 7H2O साथ में जलयोजित रूप में पाया जाता है, यह भी अपने को साथ में लिखना है FeSO4.7H2O। ठीक है। तो इसको दूसरा नाम है इसका हरा कशिश। क्या कहते हैं इसको? हरा कशिश कहते हैं। ये भी पूछ सकते हैं, हरे कशिश का फॉर्मूला लिखिए, तो ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट है एसिड एनिलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को पूछा गया इस बार। एसिड एनिलाइड का फॉर्मूला, एसिड एनिलाइड का फॉर्मूला है दोस्तों NHC+CH3। ये है फॉर्मूला एसिड एनिलाइड का। क्या? बेंजीन रिंग पे यदि NHCOCH3 जुड़ा हुआ है तो उसे अपन कहते हैं एसिड एनिलाइड। अब इस NHCOCH3 को अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के से लिख सकते हैं, सभी प्रकार सही है। जैसे कि इस प्रकार लिखे, यदि बेंजीन रिंग पे NHCOCH3 है, यहाँ पर देखेंगे तो भी इसमें भी बेंजीन रिंग है, इस पर NHC+CH3 है, यहाँ पर NHCOCH3 है। मतलब बेंजीन रिंग में बंद बनाओ या गोला लगाओ, एक ही चीज़ है। ठीक है। तो बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ा होना चाहिए? NHCOCH3। इसी को अपन कहते हैं एसिड एनिलाइड। नेक्स्ट है पैरा नाइट्रो एसिड एनिलाइड। ये अगर याद है तो ये आसानी से याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। पैरा मतलब पैरा स्थिति, इसके जस्ट ऑपोजिट जहाँ पर N जुड़ा हुआ है, NH जुड़ा हुआ है, उसके जस्ट विपरीत कार्बन पर अपने को NO2 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? NO2 इसके विपरीत कार्बन पर जोड़ देंगे तो ये पैरा नाइट्रो एसिड एनिलाइड बन जाएगा। ठीक है। ये NHCOCH3 जुड़ा हुआ था, इसके विपरीत कार्बन पे NO2 जोड़ दिया। नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म दोस्तों CHI3 जो होता है वो आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। तो इसमें से दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ 1% 90% लगभग सभी लोगों को है ना, सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये प्रश्न जरूर पूछा गया है कि कोई भी सूत्र लिखे। मेरे को खुद को पूछा गया था बेंजोइक अम्ल का सूत्र लिखो, मेरे दोस्त को पूछा गया एसिटिल एनिलाइड का फॉर्मूला लिखिए, मतलब एसिड एनिलाइड का फॉर्मूला लिखिए। मतलब इन सभी में से एक एक फॉर्मूला लगभग सबको पूछा जाता है। किसी को बेंजोइक अम्ल, किसी को एसिड एनिलाइड, किसी को ऑक्जेलिक अम्ल, किसी को पैरा नाइट्रो एसिड एनिलाइड। मतलब फॉर्मूले अपने को याद होने जरूरी है। तो ठीक है, सभी का फॉर्मूला आप अपने आप, मतलब मैंने आपको बता दिया, आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा। अभी मैं आपको कॉमन तरीके से बताता हूँ, मतलब पूरी अलग अलग आप एक एक प्रैक्टिकल कब तक पढ़ोगे, आपको इस तरीके से पढ़ना है जैसे कि आपको बहुत आसानी हो पढ़ने में। सबसे पहले देते हैं प्रारंभिक परीक्षण, जो कि द्विअंगी वाला मिश्रण का यौगिक का पृथक्करण और पहचान करने का था। इसमें प्रारंभिक परीक्षण जो है वो आप सभी में अलग अलग नहीं पढ़ना है, अपने को एक साथ में देख लेते हैं। तो यौगिक, बाद में भौतिक अवस्था, रंग, गंध, ये सभी एक साथ देख लेते हैं। ठीक है। तो 6 यौगिक अपने पास थे, अल्फा नेप्थोल, ऑक्जेलिक अम्ल, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल और मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन एंड बीटा नेफ्थोल। तो ये जो है दोस्तों बीटा नेफ्थोल, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक अम्ल, नेफ्थलीन, ऑक्जेलिक अम्ल एंड अल्फा नेफ्थोल, ये जो सभी है दोस्तों, इनकी भौतिक अवस्था सबकी सेम है, सारे के सारे ठोस है। ठीक है। तो ये भौतिक अवस्था कंप्लीट हो गई, सब में ठोस लिखनी है। अगर पूछे तो कि भाई मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन है वो किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये सर ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें रंग की। दोस्तों रंग रटने नहीं है। अल्फा नेप्थोल जो है वो बैंगनी रंग का पाया जाता है, बीटा नेप्थोल गुलाबी का और मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन पीले रंग का। 3 के रंग याद करना है, बाकी सभी रंगहीन। ठीक है। तो 3 कौन है? अल्फा नेप्थोल का बैंगनी, बीटा नेप्थोल का गुलाबी और मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन होता है दोस्तों वो पीले रंग का होता है। तो ये 3 तो है रंगीन, बाकी सब रंगहीन। ठीक है।
तो अल्फा नेप्थोल बैंगनी, बीटा नेप्थोल गुलाबी, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन पीला। नेक्स्ट बात करें यदि गंध की, तो गंध दोस्तों इन दोनों की कार्बोलिक है। नेप्थोल है मतलब कार्बोलिक है, ठीक है। अल्फा नेप्थोल कार्बोलिक, बीटा नेप्थोल की भी कार्बोलिक। ये हो गए 2 फ्री। बाद में बचता है मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, इन सभी की विशिष्ट है। नेप्थलीन की याद कर लो दोस्तों, कपूर जैसी गंध होती है, ठीक है। नेप्थलीन भी एक वो क्या कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ है जो कि सीधा ठोस से गैस में बदलता है। तो नेप्थलीन की गंध है कपूर के जैसी, और बाकी नेप्थोल वाले दोनों के दोनों कैसी गंध है, कार्बोलिक गंध है, बाकी सब की गंध विशिष्ट है, ठीक है। ये इस प्रकार से आप याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा। बात करें इनकी संरचना की, गलनांक आपको रटना नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख लेना। गलनांक नहीं पूछा जाएगा, संरचना आपको पक्की पूछी जाएगी। सबको पेपर दिया जाएगा, पेन दिया जाए, पेन अपने आप घर से लेके जाना है। पेपर आपको प्रैक्टिकल फाइल होगी, उसको उल्टा करके लास्ट पेज पे आपको बोलेंगे कि ये संरचना बनाओ। दो लड़कों का वाइवा एक साथ होगा, ठीक है। दो स्टूडेंट्स का वाइवा एक साथ होगा। फर्स्ट स्टूडेंट को अलग संरचना, सेकंड स्टूडेंट को अलग संरचना, या दोनों को सेम संरचना भी बनाने को दी जा सकती है। तो इसमें अपने को संरचना ये हमने पहले ही देखी है, और गलनांक आप हो सके तो याद करो या मत करो, गलनांक नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं विलेयता। ये भी मैं आपको कॉमन तरीके से बताता हूँ, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों विलेयता जो है उसमें अपन 4 यौगिकों का उपयोग करते हैं विलय करने के लिए। कार्बनिक यौगिकों को विलय करने के लिए 4 यौगिक काम आते हैं। फर्स्ट है H2O यानी कि जल। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब याद तो सब करके जाते हैं NaHCO3 NaHCO3 NaHCO3, लेकिन वहाँ जाके भूल जाते हैं इसका नाम क्या है। इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि वहाँ पर सीधा पूछा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट में विलय होगा या नहीं होगा। मेरे को पूछा गया था बेंजोइक अम्ल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट में विलय होगा या नहीं होगा, तो इसमें उत्तर है दोस्तों इसका विलय होगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ याद कैसे करना है। सबसे पहले तो देखना है अल्फा नेप्थोल एंड बीटा नेप्थोल, दोनों नेप्थोल है, एक का रंग बैंगनी है, इसका रंग गुलाबी है। और हमने क्या देखा था, दोनों की गंध जो है वो कार्बोलिक है, दोनों कार्बोलिक गंध के हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप याद करोगे तो जल्दी याद होगा। और इनमें एक और चीज़ विलयता में भी समानता पाई जाती है। अल्फा नेप्थोल एंड बीटा नेप्थोल दोनों के दोनों सिर्फ NaOH में ही विलय है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें ही विलय हैं। अल्फा नेप्थोल बीटा नेप्थोल सोडियम हाइड्रोक्साइड में विलय, बाकी सभी में अविलय। तो ये याद हो गया, जल्दी से याद हो जाएगा। अल्फा नेप्थोल बीटा नेप्थोल ओनली फॉर NaOH में विलय। यदि बात करें सेकंड नंबर पे ऑक्जेलिक अम्ल की, तो ये तो भैया सभी में विलय है। ऑक्जेलिक अम्ल ऑल टू ऑल में विलय है, सभी में विलय ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन और नेफ्थलीन, ये दोनों दोस्तों किसी में भी विलय नहीं है, पीछे बचा खाली एक बेंजोइक अम्ल। तो इस प्रकार से आप याद करोगे तब आपको जल्दी याद होगा और याद भी रहेगा। तो अल्फा नेप्थोल बीटा नेप्थोल सभी में विलय है, मतलब सभी में विलय नहीं है, सिर्फ NaOH में विलय है। अल्फा नेप्थोल बीटा नेप्थोल दोनों सिर्फ NaOH में विलय है, ठीक है, बाकी किसी में विलय नहीं है। ऑक्जेलिक अम्ल सभी में विलय है। ऑक्जेलिक अम्ल एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सभी में विलय होता है, ठीक है, इनमें से एक ही है। नेक्स्ट है मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन और नेफ्थलीन, ये जो है दोस्तों सभी में अविलय हैं, याद रखना है, सभी में अविलय यौगिक कौन से हैं, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन और नेफ्थलीन सभी में अविलय। और बेंजोइक अम्ल जो है वो दोस्तों इन दोनों में विलय होता है, ये मेरे को पूछा गया था। बेंजोइक अम्ल किन किन में विलय होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट में विलय होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में विलय होता है। कौन, बेंजोइक अम्ल संरचना पूछी गई थी, इसका स्ट्रक्चर पूछा गया था, संरचना स्ट्रक्चर सेम ही है, ये दोनों पूछे गए थे किस किस में विलय होता है। तो इस प्रकार से अपन विलयता याद कर सकते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं। अल्फा नेप्थोल बीटा नेप्थोल सभी में विलय नहीं है, सिर्फ NaOH में विलय है। क्या, अल्फा नेप्थोल बीटा नेप्थोल सिर्फ NaOH में विलय है, ठीक है। तो अल्फा बीटा दोनों गए NaOH के साथ। बाद में ऑक्जेलिक अम्ल सब में विलय है, मतलब ऑक्जेलिक अम्ल तो अपने को भले छोड़ दो सभी में विलय है, लेकिन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन और नेफ्थलीन, ये दोस्तों सभी में अविलय, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन और नेफ्थलीन, तो ये दोनों सभी में क्या है, अविलय, मतलब किसी में भी विलय नहीं है। सभी कौन कौन से, 4 अपने को ध्यान रखना है। H2O NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेंजोइक अम्ल जो दोस्तों इन दोनों में विलय है, ठीक है। तो ये फटाफट आप इस तरीके से याद करोगे, जल्दी याद होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये हमने संरचना IUPAC नाम सब देख लिए, अभी खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पढ़ने हैं।
इसमें दोस्तों ये हमने प्राइमरी परीक्षण सबका देख लिया है, कॉमन देखा था। ज्वलन परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट्स को पूछा गया था कल परसों कि यौगिक एरोमेटिक है या एलिफेटिक है, उसकी पहचान किस परीक्षण द्वारा करते हैं या कैसे करते हैं। तो उसकी परीक्षण जो है वो दोस्तों ज्वलन परीक्षण करते हैं। उसके लिए यौगिक को ज्वाला में जलाते हैं। अगर यौगिक को ज्वाला में जलाने पर काली धुआंधार ज्वाला या काली ज्वाला प्राप्त होती है तो यौगिक एरोमेटिक है, अन्यथा एलिफेटिक है। मतलब आपको पूछा गया है कि एक यौगिक एलिफेटिक है, आप उसकी पहचान कैसे करोगे। तो सर उसको ज्वाला में जलाएंगे, अगर यौगिक काली धुआंधार ज्वाला के साथ जला तो वो एरोमेटिक होगा, और काली धुआंधार ज्वाला के साथ नहीं जला तो वो यौगिक एलिफेटिक होगा। ठीक है, तो ये हो गया ज्वलन परीक्षण। ये सब में सेम है दोस्तों, जितने प्रैक्टिकल है। तो आपको बार बार नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक बार पढ़ लिया कि यौगिक को ज्वाला में जलाया, काली ज्वाला आई तो एरोमेटिक, नहीं आई तो एलिफेटिक। विलेयता हमने देख ली थी अभी। अब अपन ये पता कर सकते हैं ये किसका है, क्योंकि हमने विलेयता याद कर ली है कि ऐसा 1-2 यौगिक ही है जो क्या होते हैं, सिर्फ NaOH में विलय होते हैं, बाकी सब में अविलय। तो ऐसे 2 यौगिक हमने देखे थे, अल्फा और बीटा नेफ्थोल, ये सिर्फ NaOH में विलय होते हैं, बाकी सभी में अविलय। नेक्स्ट अपन देखते हैं असंतृप्तता का परीक्षण। सबको एक बार देखते हैं, बार बार नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि बार बार देखने से कोई मतलब नहीं है, पूछा एक बार ही जाता है। तो ये असंतृप्तता का परीक्षण कैसे है, इसमें से प्रश्न क्या पूछा जाएगा वो इम्पोर्टेंट है। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि असंतृप्तता का परीक्षण कैसे करते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ऑप्शन उत्तर हो जाएगा इसका कि यौगिक में KMnO4 विलयन मिलाकर गर्म करते हैं। मतलब यौगिक प्लस KMnO4 प्लस हीट, यौगिक में KMnO4 मिलाकर गर्म करते हैं। यदि KMnO4 का रंग विलुप्त या विरंजित हो जाए तो वह यौगिक असंतृप्त होगा, और यदि ये रंग विलुप्त नहीं हो या विरंजित नहीं हो तो वह यौगिक संतृप्त होगा। अब डाउट क्या है, प्रश्न क्या है, प्रश्न इसमें है कि ये एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेंजीन रिंग युक्त होते हैं। जैसे कि हमने देखा था अल्फा नेफ्थोल या नेफ्थलीन, कोई भी ले लो। ठीक है, जैसे कि ये नेफ्थलीन ले लिया, यहाँ पर सभी में डबल बंध पाया जाता है, और हमने देखा था कि डबल बंध युक्त यौगिकों को असंतृप्त कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी को संतृप्त बताया जाता है। जितने भी एरोमेटिक है सबको संतृप्त क्यों बताया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका कारण है दोस्तों, एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं वो बेंजीन रिंग उसमें पाई जाती है, इस कारण ये एरोमेटिकता प्राप्त कर लेते हैं। क्या प्राप्त कर लेते हैं, एरोमेटिकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण के कारण, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकता है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण के कारण ये एरोमेटिक यौगिक एरोमेटिकता प्राप्त कर लेते हैं, जिससे यह स्थायी यौगिक बन जाता है और KMnO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जिसके कारण इसका रंग विलुप्त नहीं होता है और ये संतृप्त होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एरोमेटिक यौगिक संतृप्त कैसे होते हैं, समझाइए, या फिर संतृप्त कैसे होते हैं, KMnO4 के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें एरोमेटिकता पाई जाती है, जिसके कारण ये स्थायी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तत्व परीक्षण। क्या है, नेक्स्ट है तत्व परीक्षण। तत्वों में दोस्तों 3 तत्वों का परीक्षण किया जाता है, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन। हेलोजन में आपको पता ही क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनको संपूर्ण रूप से हेलोजन का टेस्ट एक बार ही होता है साथ में। तो नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन का टेस्ट करने के लिए तत्व परीक्षण किया जाता है, और इसके लिए एक विलेन बनाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं लेसाने विलेन। बहुत इंपॉर्टेंट, सभी को प्रश्न पूछा गया है इस पर। तो लेसाने विलेन में क्या प्रश्न पूछता है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रश्न सर पूछते हैं कि लेसाने विलेन में कौन सी धातु पाई जाती है या कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, सबको याद होना चाहिए, और काफ़ी लड़कों को या स्टूडेंट्स को पूछा गया है। तो इसका आंसर है सोडियम। क्या, लेसाने विलेन में सोडियम धातु का प्रयोग किया जाता है, और कारण भी मैं आपको बता देता हूँ, कारण आपको नहीं पूछेंगे। सोडियम धातु का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये क्या करती है दोस्तों, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन को क्या करती है, इनके सोडियम लवण में बदल देती है, जिससे क्या होता है, सोडियम लवण बदल देती है, जो कि जल में विलय आसानी से होता है और अभिक्रिया फास्ट होती है। इस कारण लेसाने विलेन निर्मित किया जाता है, जिसमें सोडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेसाने विलेन में कौन सी धातु, सोडियम धातु, क्योंकि यह
सोडियम लवण बनाती है इन सब के। ये भी आप देख लीजिएगा दोस्तों कि नाइट्रोजन परीक्षण कैसे करते हैं, सल्फर और हेलोजन का परीक्षण कैसे करते हैं, क्योंकि आपको बार बार नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक बार देख लीजिए, सब में सेम ही है। सिर्फ मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन वाले में नाइट्रोजन उपस्थित है, बाकी सब में तीनों के तीनों अनुपस्थित है। मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन वाले में नाइट्रोजन क्या है, उपस्थित है, नीला रंग उसमें आता है, बाकी सब में नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन सभी में अनुपस्थित है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे है। सबसे पहले लेसाने विलियन में क्या NaOH मिलाकर ताज़ा बना FeSO4 मिलाकर यदि डाइल्यूट H2SO4 मिला है, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के लिए क्या LS प्लस NaOH प्लस FeSO4 प्लस H2O, ये अगर मिलाने पर नीला रंग आता है तो नाइट्रोजन उपस्थित, अन्यथा अनुपस्थित। उपस्थित सिर्फ मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन में, बाकी सभी में अनुपस्थित है। नेक्स्ट है लेसाने सॉल्यूशन में एसिटिक अम्ल और लेड एसीटेट, एसिटिक अम्ल, लेड एसीटेट और लेसाने विलियन, तीन चीज़ों को मिलाने पर यदि काला अवक्षेप आए तो सल्फर अनुपस्थित वरना अनुपस्थित। ये किसी भी प्रैक्टिकल में उपस्थित नहीं है, सल्फर सभी में अनुपस्थित है, तो काला अवक्षेप तो कहीं पर आएगा ही नहीं। अगर पूछ ले काला अवक्षेप क्यों आता है तो उसका रीजन है दोस्तों, विलियन में PbS बनता है। क्या PbS, यहाँ पर लेड सल्फाइड मिलाता है यानी कि Pb मिलाते हैं, और सल्फर हमने देखा अनुपस्थित होगा तो यह Pb से क्रिया करके PbS यानी कि लेड सल्फाइड बना देता है, जिसके कारण काला अवक्षेप आता है। क्या मिलाते हैं, लेड एसिटिक अम्ल और लेड एसीटेट मिलाते हैं सल्फर के परीक्षण के लिए। एसिटिक अम्ल, लेड एसीटेट नाइट्रोजन के लिए, NaOH, FeSO4, H2SO4 तीनों साथ में मिलाते हैं, और गर्म करने पर या सीधा मिलाने पर यदि नीला रंग आ जाए तो नाइट्रोजन उपस्थित, नहीं आए तो अनुपस्थित, ठीक है। तो ये नीला रंग आता क्यों है यह भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या होता है, फेरिक फेरोसाइनेट, क्या फेरिक फेरोसाइनेट बनता है, इस कारण क्या होता है नीला रंग आता है, फेरिक फेरोसाइनेट, ठीक है। फेरिक फेरोसाइनेट बनने के कारण नीला रंग प्राप्त होता है, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है लेसाने विलियन में नाइट्रोजन का परीक्षण करते समय यदि नाइट्रोजन उपस्थित है तो नीला रंग आता है, वो नीला रंग किस कारण आता है, फेरिक फेरोसाइनेट बनने के कारण। लेसाने विलियन में कौन सी धातु होती है, सोडियम होती है। लेसाने विलियन में सोडियम धातु का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि यह नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन को क्या करती है, सोडियम लवण में बदल देती है, जो जल में विलय होते हैं। नेक्स्ट है हेलोजन का टेस्ट कैसे करते हैं। हेलोजन का टेस्ट सिंपल है, HNO3 और AgNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल और सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है हेलोजन समूह का। यह भी सभी में अनुपस्थित है, अपने किसी प्रैक्टिकल में सल्फर और हेलोजन नहीं है। एक बार ही देखना है दोस्तों, अलग अलग प्रैक्टिकल में बार बार नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन में उपस्थित है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बेंजीन पर क्या जुड़ा होता है, नाइट्रो समूह जुड़ा होता है। नाइट्रोजन उपस्थित है इसमें, तो NO2 में नाइट्रो है, मतलब नाइट्रो में क्या है, नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन में उपस्थित है, बाकी सभी में क्या है, अनुपस्थित है। तो ये हो गया अपना तत्व परीक्षण। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों सूत्र। हमने सूत्र तो देख लिए थे, अभी अपन कुछ रिएक्शन भी देख लेते हैं कि रिएक्शन भी कैसे याद करनी है। अब अभिक्रियाओं में दोस्तों ये तो किसी को नहीं पूछा गया, फिर भी अपने को पढ़ना सभी को है, एक बार सबको पढ़ लेना, लेकिन रिएक्शन जरूर याद कर लेना, क्योंकि रिएक्शन पूछी जाएगी। और ये मात्रा तो बिल्कुल कम चांस में पूछी जाती है, नहीं पूछे हैं किसी को अभी तक नहीं पूछी है, ठीक है। बाकी आपके क्रम में पूछा भी जा सकता है। इसमें अपने को अभिक्रिया याद रखनी है कि K2Cr2O7 की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में यदि C2H5OH से कराते हैं तो ये बनता है क्रोमियम सल्फेट। क्या बनता है, क्रोमियम सल्फेट बनता है, और एसिटेल्डिहाइड बनता है। ये अपने काम का नहीं, फर्जी है, अपने काम का है ये क्या, क्रोमियम सल्फेट। अब इस क्रोमियम सल्फेट की सेकंड स्टेप में अभिक्रिया करा देते हैं पोटेशियम सल्फेट के, क्योंकि अपने को बनाना क्रोम एलम या फिटकड़ी बनाना है, जिसमें क्या होता है, एक तो होता है क्रोमियम सल्फेट, एक होता है पोटेशियम सल्फेट। तो क्रोमियम सल्फेट तो अपन ने बना लिया यहाँ से, K2Cr2O7 की अभिक्रिया एथेनॉल से अम्लीय माध्यम है, और ये अम्लीय माध्यम का जो सल्फेट आयन है H2SO4 का, यही इस क्रोमियम के साथ जुड़ जाता है और ये बना देता है Cr2SO4 ऑल थ्राइस यानी कि क्रोमियम सल्फेट। अब इसकी अभिक्रिया करा देते हैं अपन K2SO4 से यानी कि पोटेशियम सल्फेट। तो ये पोटेशियम सल्फेट, ये क्रोमियम सल्फेट, दोनों को जोड़ दिया, एज इट इज़ उतार दिया, ठीक है। एज इट इज़ उतारने के बाद में 24 H2O एक इसके पीछे जोड़ना है। इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट। 24 को कहते हैं टेट्रा आइकोसा। क्या कहते हैं, टेट्रा आइकोसा हाइड्रेट। तो ये हो गई किसकी, फिटकड़ी निर्माण की अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन है दोस्तों
FAS यानी कि फेरस अमोनियम सल्फेट, कुछ नहीं करना है, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट दोनों को जोड़ना है और ये बनाना है। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं कि FeSO4.7H2 होता है तथा अमोनियम सल्फेट का NH4 होल्ड वाइज SO4। तो इन दोनों को अम्लीय माध्यम में जोड़ देते हैं या फिर जल यहाँ पर एक्वस मीडियम यानी कि जल की उपस्थिति में इन दोनों को सिर्फ जोड़ना ही है। फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट दोनों को जोड़ते ही मोहर लवण या फेरस सल्फेट नहीं फेरस अमोनियम सल्फेट बन जाता है FeSO4 NH4 होल्ड वाइज SO4.6H2। ठीक है, तो इसी को कहते हैं FAS या फेरस अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में माइक्रोकॉस्मिक लवण। माइक्रोकॉस्मिक लवण होता है दोस्तों सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या होता है? सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डॉट टेट्राहाइड्रेट, 4 जल के अणु जुड़े होते हैं। इसको भी कुछ नहीं करना है, 2 यौगिक इसमें काम आते हैं, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और अमोनियम क्लोराइड। ये है दोस्तों डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। डाई सोडियम कुछ नहीं, ये जो जैसा बोल रहा है अपने को वैसा ही करना है। डाई सोडियम यानी कि Na2 हाइड्रोजन का H फॉस्फेट का PO4। तो ये डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट की अभिक्रिया यदि इससे कराते हैं यानी कि अमोनियम क्लोराइड से, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड से कराने पर माइक्रोकॉस्मिक लवण बनता है। माइक्रोकॉस्मिक लवण का फॉर्मूला ये है दोस्तों NaNH4 यानी कि सोडियम अमोनियम फिर HPO4 हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 4H2O यानी कि टेट्राहाइड्रेट। सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट टेट्राहाइड्रेट जो है वो माइक्रोकॉस्मिक लवण कहलाता है। तो ये अपने इसके निर्माण कर लिया। बाकी ये विधि वगैरह दोस्तों अभी तक तो किसी को पूछी नहीं गई है, ना ये मान अपने को रटने हैं, सिर्फ ये अभिक्रिया और सूत्र नाम अपने को याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों ये 4th नंबर पे क्या है? फेरस सल्फेट का निर्माण यानी कि FeSO4.7H2 कैसे बनेगा। तो ये दोस्तों इसमें कुछ नहीं, किप्स उपकरण जो एक उपकरण होता है जिसमें क्या बनता है FeSO4 बनता है जो कि अवशिष्ट के रूप में बनता है। कैसे बनता है? FeS यानी कि उसमें फेरस सल्फाइड होता है, उसकी अभिक्रिया यदि H2SO4 से करवाई जाती है तो FeSO4 बनता है और H2S गैस बनती है जो कि वातावरण में उत्सर्जित हो जाती है, जबकि ये FeSO4 जो होता है वो अवशिष्ट के रूप में बचता है। इसी का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं और Fe चूर्ण के रूप में यहाँ पर लेते हैं। Fe चूर्ण की अभिक्रिया H2SO4 से वापस कराते हैं तो ये बनता है FeSO4.67H2O। क्या? FeSO4 7H2O यानी कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, 7 के लिए हेप्टा, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट काम आता है या इसे हरा कशिश कहते हैं। किसको? फेरस सल्फेट को। तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बनता है कैसे? अभिक्रिया अपने को याद रखनी है। सबसे पहले FeS की अभिक्रिया H2SO4 यानी कि फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। FeSO4 अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है, H2S उत्सर्जित होता है। फिर Fe चूर्ण की अभिक्रिया H2SO4 से करानी है। ठीक है, FeS की अभिक्रिया किससे करानी है? H2SO4 से करवानी है। ये FeSO4.7H2O इससे बन जाएगा हरा कशिश या फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक में दोस्तों 3 है। एनिलीन से एसिटेनिलाइड, बहुत सिंपल है। एनिलीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड यानी कि CH3CuCl से करानी है। ये Cl यहाँ से H और यहाँ से Cl ये बाहर निकल जाएंगे, HCl बाहर निकल जाएगा और ये पूरा ये Cl गायब हो जाएगा। ये CO यहाँ से बंद द्वारा इससे NH से जुड़ जाएगा। मतलब एनिलीन की अभिक्रिया जो होती है सारी अम्लीय माध्यम, इसको छोड़ो, एनिलीन की अभिक्रिया जो होती है सारी माध्यम में इससे करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड से, तो बनता है एसिड एनिलाइड यानी कि NHCO CH3 जुड़ता है, HCl बाहर निकल जाता है, यहाँ से H यहाँ से Cl बाहर निकलता है। अब पूछा जाता है ये जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। ठीक है, एसिटेनिलाइड का निर्माण तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, लेकिन पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है। ठीक है, ये बहुत बड़ा अंतर है। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ऊपर वाली, और नीचे वाली पैरा नाइट्रो वाली कौन सी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये निर्माण अपन ने देख लिया। ये एनिलीन है, बेंजीन रिंग पे NH2 होता है एनिलीन में, इसकी अभिक्रिया CH3CuCl से कराते हैं, ये एसिटेनिलाइड बनता है। और एसिटेनिलाइड की अभिक्रिया कुछ नहीं करना है, NO2+ से करा देनी है। किससे? एसिटेनिलाइड जो हमने बनाया था
यानी कि बेंजीन रिंग पे NHCOCH3 जो था, इसकी अभिक्रिया यदि अपन NO2+ यानी कि नाइट्रिक आरी मिश्रण लेना है अपने को, इसमें नाइट्रिक आरी मिश्रण होता है दोस्तों कंसनट्रेट H2SO4 और कंसनट्रेट HNO3। ये आप तीर पे लिख देना, ठीक है। ये बेंजीन रिंग पे NHCOCH3 यानी कि एसिड एनिलाइड है, इसकी अभिक्रिया अपने को करवानी है। NO2+ से ये तीर पे लिखना है नाइट्रिक आरी मिश्रण, ये बन जाता है यौगिक, उससे अपन कहते हैं पैरा नाइट्रो एसिड एनिलाइड, यानी कि बेंजीन रिंग पे NHCOCH3 ये तो था एनिलाइड। अब यहाँ पर अगर NO2 जोड़ देंगे तो ये पैरा नाइट्रो एसिड एनिलाइड बन जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आयोडोफॉर्म का निर्माण। इसमें दोस्तों सबसे पहले सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी कि NaOCl की अभिक्रिया 2Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड से जल की उपस्थिति में कराते हैं। NaOCl 2Ki + H2O यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से जल की उपस्थिति में करवाने पर I2 बनती है। ये सब फर्जी अपने काम के नहीं है। I2 अपने को वापस यूज में लेनी है, जिसकी अभिक्रिया अपने को एसीटोन से करवानी है। किससे? एसीटोन। 4 यौगिक काम में लेते हैं, एसीटोन, सोडियम हाइपोक्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड, मेथिल स्प्रिट, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं, किसकी? पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड की, तो आयोडीन बनती है। आयोडीन की अभिक्रिया करा देते हैं एसीटोन से, ठीक है। तो ये आयोडीन की अभिक्रिया हमने एसीटोन से करवाई NaOH की उपस्थिति में यानी कि सार की उपस्थिति में, तो बनता है दोस्तों CHI3 यानी कि आयोडोफॉर्म, ठीक है। आयोडोफॉर्म 1% वाइवा में पूछा जाता है दोस्तों स्पेक्टेटर आयन क्या है? क्या स्पेक्टेटर आयन क्या है? अभिक्रिया में मुक्त आयन जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर NaI बना है तो Na+I-, ये जो मुक्त आयन होते हैं, अभिक्रिया में मुक्त आयनों को स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। अब आ जाता है अपना दोस्तों कोलोइड वाला पार्ट। इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सन आएगा कोलोइड में। सबसे पहले तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइड है, ये किस प्रकार का कोलोइड है ये आपको पूछा जा सकता है। ये है दोस्तों एक द्रव विरोधी कोलोइड। कैसा कोलोइड है? द्रव विरोधी कोलोइड। इसमें और कुछ नहीं है, ये आप पढ़ लेना दोस्तों, लेकिन इससे पर्सन कम चांस में आएगा। पर्सन आएगा कोलोइड किसे कहते हैं या सोल किसे कहते हैं, इसका आंसर मैं थोड़ा आगे बताता हूँ आपको। पहले इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें दोस्तों ये अभिक्रिया आप देख लेना, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है, ये कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए फेरिक क्लोराइड यानी कि FeCl3 की अभिक्रिया जल से करानी है, ये FeOH3 यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है। नेक्स्ट है आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड जो है वो दोस्तों क्या होता है? AS2S3 होता है, जो कि AS2O3 में H2S गैस प्रवाहित करने पर बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या AS2S3 बनाना है, कैसे बनाएंगे? AS2O3 में H2S गैस प्रवाहित करता है, ये बनता है। अब इसमें पर्सन कैसे आएगा वो अपने को पता होना चाहिए। पर्सन आएगा ये किस प्रकार का सोल है या किस प्रकार का एक कोलोइड है, तो ये दोस्तों ऋणावेशित कोलोइड है या ऋणावेशित सोल है, ठीक है। AS2S3 यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड एक ऋणावेशित सोल है। कारण पूछे तो वो भी अपने को पता होना चाहिए। कारण इसका ये है दोस्तों कि AS2S3 यानी कि AS2S3 का जो कोलोइड बनता है उसके चारों तरफ या कणों पर सल्फाइड आयन जो होते हैं H2- और आकर चिपक जाते हैं या फिर अधिशोषित हो जाते हैं, यानी कि AS2S3 सोल पर सल्फाइड आयनों के अधिशोषित होने के कारण क्या बनता है? यह ऋणावेशित होता है, क्योंकि AS2S3 में भी क्या है? AS2S3 में ऑलरेडी सल्फाइड आयन हैं और इसके ऊपर और सल्फाइड आयन अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे सल्फाइड के मध्य क्या प्रतिकर्षण होता है, और ठीक है, इसी कारण क्या है? ये ऋणावेशित सोल है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लिख के ले लो, 1% पक्का पूछा गया है, सभी को पूछा है कि TLC क्या है। TLC दोस्तों ये है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या? पतली परत वर्णलेखिकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1% जरूर पूछेंगे आपको, लगभग सबको पूछा गया है। एकांतर में एक छोड़कर एक को पूछा जाता है, पतली परत वर्णलेखिकी क्या है। तो ये दोस्तों जो है इसके अंतर्गत क्या है, इसकी सबसे पहले तो फुल फॉर्म अपने को याद रखनी है, वो बोलेंगे TLC क्या है, तो अपन बोलेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या फिर पतली परत वर्णलेखिकी। बाद में अगर और पूछे इसमें तो अपने को ध्यान रखना है ये काम क्या आती है? रंगीन कार्बनिक यौगिकों के
पृथक्करण में काम आती है। किस में काम आती है? रंगीन कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण में यह पतली परत क्रोमेटोग्राफी काम आती है। और यदि बात करें तो इसमें करते क्या है, इसमें दो प्रावस्थाएं निर्मित होती है। कौन कौन सी? स्थिर प्रावस्था और गतिमान प्रावस्था। अब पूछेंगे ये निर्मित होती कैसे है, तो इसके लिए एक ही सिद्धांत काम आता है, अधिशोषण। क्या? अधिशोषण। क्योंकि दोस्तों मिश्रण जो होता है उसमें भिन्न भिन्न अधिशोषण दर वाले पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो भिन्न अधिशोषण दर वाले पदार्थ उसमें उपस्थित है। इसी कारण जब उसका अधिशोषण किया जाता है तो कोई पदार्थ तो नीचे अधिशोषित होता है और कोई पदार्थ ऊपर अधिशोषित होता है, और इनके रंग अलग अलग होने के कारण इनको आसानी से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अधिशोषण का सिद्धांत के आधार पर इनको पृथक किया जाता है। एक प्रावस्था स्थिर, एक प्रावस्था गतिमान होती है। स्थिर प्रावस्था सामान्यतः ठोस होती है, गतिमान प्रावस्था सामान्यतः क्या होती है? द्रव के रूप में पाई जाती है। TLC की फुल फॉर्म याद रखना, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या पतली परत वर्णलेखिकी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें RF का सूत्र पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। RF क्या है? RF दोस्तों एक यहाँ पर लिखा होगा, RF एक गुणांक है दोस्तों, जिसका फॉर्मूला अपने को याद रखना है, वर्णक बिंदु द्वारा तय की गई दूरी। यानी कि इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले एक वर्णक बिंदु यहाँ पर आरोपित किया जाता है, बाद में इसको एक विलयन में डुबो देते हैं इस प्लेट को। जब ये विलयन में डुबोते हैं तो इसमें विलयन ऊपर की ओर गति करता है। जहाँ तक गति करता है वो जो होता है वो बिंदु, और यहाँ बिंदु से दूरी माप लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं? वर्णक बिंदु, यानी कि अपना जो वर्णक है पालक की पत्तियों का, वो यहाँ पर एक बिंदु बनाते हैं, वो भी थोड़ा गति करता है। तो वर्णक बिंदु द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि ये जो वर्णक बिंदु है इसने कितनी दूरी तय की है, तो ये तो लगभग कम ही करता है, और बाद में विलयक ने कितनी दूरी तय की है, ये ज़्यादा दूरी तय करता है। तो इसका अनुपात लेते हैं, उसी को RF कहते हैं। यानी कि RF इज इक्वल टू वर्णक बिंदु द्वारा तय की गई दूरी बट्टे विलयक के अग्र, यानी कि विलयक द्वारा तय की गई दूरी। तो इन दोनों का अनुपात, वर्णक बिंदु द्वारा तय की गई दूरी तथा विलयक के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात RF कहलाता है। इसमें 4 वर्णक बनते हैं, यानी कि 4 पट्टियाँ बनती है, उनके नाम अपने को याद होने चाहिए, किस किस की बनती है और रंग क्या होता है। तो क्लोरोफिल B की सबसे पहली पट्टी होती है जो कि हरे पीले रंग की होती है, RF मान 0.45। क्लोरोफिल A सेकंड नंबर पट्टी बनती है, इसकी गहरे हरे रंग की होती है। सबसे पहले हरा पीला, बाद में गहरा हरा, जो कि क्लोरोफिल A होता है, 0.65 यानी कि 0.65 जो होता है वो क्या है? इसके RF का मान है। नेक्स्ट है जेंथोफिल की, उसके बाद में बनती है कैरोटीन की। जेंथोफिल पीले रंग का, कैरोटीन नारंगी पीले रंग का पाया जाता है, और इन दोनों का RF मान जेंथोफिल के लिए 0.71 तथा कैरोटीन के लिए 0.95। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि पूछे जाते हैं लगभग, तो ये लगभग सभी को प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न है इंपॉर्टेंट। सोल क्या है? सोल या कोलोइड दोस्तों सेम ही है, लेकिन इसमें अपने को सोल यदि विशिष्ट रूप से पूछे तो सोल होता है ठोस का द्रव में कोलोइड। क्या? द्रव के अंदर, यानी कि द्रव अधिक मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में होता है, जबकि ठोस कम मात्रा में होता है। तो ऐसा कोलोइड जिसमें द्रव अधिक मात्रा में हो, ठोस कम मात्रा में हो, यानी कि ठोस का द्रव में कोलोइड सोल कहलाता है। और इसका यदि उल्टा कर देते हैं तो उसे जेल कहते हैं। ठीक है, जेल किसे कहते हैं? द्रव का ठोस में। ठीक है, द्रव का ठोस में कोलोइड कहलाता है जेल, और ठोस का द्रव में कोलोइड कहलाता है सोल। इन दोनों का अंतर पूछा जाता है, ठोस यानी कि सोल क्या है और जेल क्या है। तो ठोस का द्रव में कोलोइड सोल कहलाता है, और द्रव का ठोस में कोलोइड जेल कहलाता है। उदाहरण है गोंद विलयन सोने का सोल, ये क्या है? सोल के उदाहरण है, गोंद का विलयन सोने का सोल। और यदि जेल की बात करें तो टूथपेस्ट, क्रीम्स, ये सभी क्या है? जेल है। नेक्स्ट है कोलोइड कणों का आकार कितना होता है? तो दोस्तों कोलोइड कणों का आकार 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर के मध्य। अब यदि इन्हें मीटर में बदलें तो 10⁻⁹ मीटर से 10⁻�6 मीटर, और 10⁻⁹ मीटर को अपन कहते हैं नैनोमीटर, और 10⁻⁶ को कहते हैं माइक्रोमीटर। तो आपको यदि पूछे आकार क्या है तो आप शॉर्ट में सीधा कह सकते हो नैनोमीटर से माइक्रोमीटर के मध्य, या अपन कह सकते हैं 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के मध्य कोलोइड कणों का आकार पाया जाता है। नेक्स्ट है लेसाने विलयन में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? हमने देखा था सोडियम धातु। ठीक है, नेक्स्ट है क्या सोडियम के स्थान पर पोटेशियम प्रयुक्त कर सकते हैं लेसाने विलयन में?
बिल्कुल नहीं, साफ जवाब आपको देना है नहीं सर, ऐसा प्रयुक्त नहीं कर सकता है पोटेशियम को, क्योंकि पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातु है, यह खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट है AS2S3 यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड का सोल ऋणावेशित क्यों होता है? अभी हमने देखा था क्योंकि सल्फाइड आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसके चारों ओर यानी कि AS2S3 यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड के चारों ओर या सतह पर सल्फाइड आयन जो होते हैं वो अधिशोषित हो जाते हैं, मतलब और अधिशोषित हो जाते हैं। तो इसमें सल्फाइड ऑलरेडी है और ये सल्फाइड अतिरिक्त आ जाते हैं, तो इनमें प्रतिकर्षण होता है और दोनों पर ऋणावेशित चार्ज होने के कारण इन्हें ऋणावेशित सोल कहते हैं। नेक्स्ट आता है टिंडल प्रभाव क्या है, इंपॉर्टेंट है। टिंडल प्रभाव दोस्तों एक ऐसा प्रभाव है जिसमें कोलॉइड पर यदि अपन प्रकाश किरण आपतित करें, कोलॉइड पर प्रकाश किरण आपतित करने पर इसमें क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, प्रकीर्णन। कोलॉइड कणों पर प्रकाश किरण आपतित करने पर प्रकीर्णन के कारण कोलॉइड में प्रकाश का पथ या प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है, इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलॉइड कणों पर प्रकाश किरण आपतित करते हैं, प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का रास्ता दिखाई या पथ दिखाई देता है, इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के परीक्षण में ताज़ा बना FeSO4 ही क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि दोस्तों यदि पुराना FeSO4 होगा तो वह क्या होगा, फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है, या वह FeSO4 रहता ही नहीं है, वो क्या बन जाता है, फेरिक सल्फेट बन जाता है। इस कारण क्या होता है दोस्तों, ताज़ा बना काम में लेते हैं, क्योंकि पुराना अगर हो जाएगा तो वो क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और फेरिक सल्फेट बन जाएगा। अतः फेरस सल्फाइड फेरिक सल्फेट में नहीं बदल जाए, इसी कारण ताज़ा FeSO4 काम में लेते हैं। नेक्स्ट है एरोमेटिक यौगिकों को KMnO4 परीक्षण में संतृप्त बताया जाता है क्यों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों एरोमेटिक यौगिकों में पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनका विस्थानीकरण होता है और एरोमेटिकता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एरोमेटिकता प्राप्त हो जाती है, जिससे यौगिक क्या होता है, स्थायी हो जाता है तथा KMnO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, और इस अभिक्रिया नहीं करता है तो उसका रंग भी विरंजित नहीं होता है, अतः इसे संतृप्त बताया जाता है। तो ये तो दोस्तों आज के अपने वाइवा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग सभी स्टूडेंट को पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जिससे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।